हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसका बम्पर वैकेंसी आया है। जो काफी अच्छे पोस्ट हैं, साइंटिस्ट ग्रुप बी, ग्रुप ए के लिए साइंटिस्ट बी का जो पोस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है, जो अपने काफी बिजी स्केड्यूल से जो तीन लोग अवेलेबल हैं, वो है, एक है राहुल सिन्हा सर, दूसरा रवि रोशन और तीसरा आपके शुभम श्रीवास्तव। ये तीन लोग अभी आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या हमें डिस्कस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका वैकेंसी जो है वो लगभग लगभग 598 के आसपास है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, गॉट इट। और ये किस किस ब्रांचेज के लिए अवेलेबल है, या फिर सीएसआईटी के लिए है, या इसी जो जो चीजें है ना, एक एक चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कौन से, क्या इसका नेक्स्ट पीपीटी। जैसे आपको सीट दिख रहा है यहाँ पे, साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ अनरिजर्व के लिए कितना है, अदर कैटेगरीज के लिए कितने हैं, उसी तरीके से आपको साइंटिस्ट के ऑफिसर्स भी सेकंड नंबर 196 दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। उसके बाद थर्ड कॉलम पे आपको दिख रहा 331। तो टोटल अगर आप करते हैं तो 598 के आसपास आ जाते हैं। तो ये वैकेंसी है जो काफी बड़ा वैकेंसी, काफी बम्पर वैकेंसी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। इसके बाद इसमें से कौन कौन से लोग एलिजिबल है ब्रांच के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। और इसका क्या आपको एज लिमिट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट ये भी कि इसका एज लिमिट क्या है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की बात करें या फिर किसी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट। क्या इसका पोस्टिंग रहेगा, एक एक कुछ मैंने पॉइंट आउट किए हैं, जो पॉइंट आउट मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, प्लीज शो द स्लाइड्स। किस किस टॉपिक पे बेसिकली हमें डिस्कस करना है। बेसिकली वैकेंसी काफी कम आता है और काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसके रिगार्डिंग। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, कि जैसे कि पहला जो अगर आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा हो, तो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या है एनआईसी, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या पोस्ट है, कहाँ पे इसका हर तरीके का, चाहे वो सैलरी की बात करें, रोल्स की बात करें, हर पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। सिलेबस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले क्लैरिफाई होने कि सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस ढंग से पता हो तो एग्जाम क्रैक करना बहुत ही आसान है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, टेक्निकल पार्ट का क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगा, नॉन टेक्निकल पार्ट का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो कम समय में 3-4 महीने में, जितना कम से मतलब विद इन द एग्जाम जो भी 3 महीने का समय मिलता है, 4 महीने का समय मिलता है, तो कैसे पूरा कंप्लीटली हम इसको प्रिपेयर करें, चाहे वर्किंग पीपल की बात करें या नॉन वर्किंग पीपल की बात करें। अगर कुछ लोग वर्किंग में हो तो वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद एग्जाम प्रिपेयर करने के बाद आता है इंटरव्यू गाइडेंस, की किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज ये होता है कि सीएसआईटी के अलावा, इसमें मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे काफी सारे वैकेंसी, काफी सारे जो वैकेंसी के साथ जो नीचे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ना, उसमें ईसी, आईटी, एमसीए, एमएससी वगैरह वगैरह भी था। तो उन सब के अलावा जो सीएसआईटी नॉन सीएसआईटी के जो बंदे हैं, वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उनका क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद गेट की अगर हम बात करें, तो क्या ये गेट की तरह एग्जामिनेशन है, वो सारे चीजें जो भी डिस्कशन है ना, आपको एक एक करके, ये जो तीन लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने काफी समय निकाल के यहाँ पे आए हैं और इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी, वो सारे सारी चीजें मैंने बता दी आपको, तो इन्हीं मुद्दों पे बात करना है, इन्हीं टॉपिक पे बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ पे अभी पोस्टेड है। तो ये लोग एज ए साइंटिस्ट बी ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर 2020 में रिक्रूट हुए हैं। सबसे पहला वेलकम करते हैं राहुल जी को। राहुल सिन्हा सर, कैसे हैं। हेलो एवरीवन। मैं बढ़िया हूँ। यहाँ पे वेलकम करते हैं रवि रोशन सर का, कैसे हैं आप। मैं बढ़िया हूँ और सर सब एक कुछ अच्छा लाइन आप चल अपने रहा बारे में बता दीजिए। है। माई सेल्फ रवि रोशन कुमार, और मैं एनआईसी में साइंटिस्ट भी हूँ। और लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2022 में, और उसमें हम लोग रिक्रूट हुए, डायरेक्टली रिक्रूट होकर के यहाँ पे आए थे। थैंक यू। तीसरे नंबर पे शुभम श्रीवास्तव सर हैं, कैसे हैं। हेलो एवरीवन, मैं ठीक हूँ। और आप सभी को बता दूं
कि मैं शुभम श्रीवास्तव एज अ साइंटिस्ट बी अभी 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसमें पोस्टेड हूँ इन एनआईसी। ठीक है। तो सर यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो भी गैदर हुए हैं रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, जो वैकेंसी अभी आया है 2023 में। तो इसका पूरा का पूरा जो कुछ पॉइंट्स हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राहुल सर एक बार थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता के कुछ डिस्कशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप अपने बारे में साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लीज डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। हेलो एवरीवन वंस अगेन। मैं राहुल सिन्हा। मैं एनआईसी में साइंटिस्ट भी एज साइंटिस्ट भी ज्वाइन किया हूँ। ये लास्ट टाइम 2020 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उस समय भी साइंटिस्ट भी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट दो पोस्ट की आई थी। तो उस वाले रिक्रूटमेंट में एज ए साइंटिस्ट भी सिलेक्ट हुआ था। 2022 में ज्वाइनिंग हुई है हमारी। तो अभी करेंटली साइंटिस्ट बी में हूँ। और अभी रिसेंटली डेजिग्नेशन का नाम थोड़ा अपग्रेड होकर ये असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी हुआ है। तो हम लोग अभी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी या साइंटिस्ट भी दोनों हम लोग कहलाते हैं। तो मैं सबको पहले बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल सीएस आईटी एज वेल एज इसी कैंडिडेट। क्योंकि एनआईसी आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आती है। और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली तीन लेवल पे काम करती है, एक सेंटर पे, एक स्टेट पे और एक डिस्ट्रिक्ट पे। तो सेंटर पे कहेंगे कि इनका सेंटर पे काम जो है वो मेनली दिल्ली में होता है। दिल्ली में जितने भी मिनिस्ट्रीज है हर मिनिस्ट्री में आपको एनआईसी की एक टीम वहाँ पे डेडिकेटेड फंक्शनिंग कर रही है। इसमें कुछ परमानेंट स्टाफ ऑफिसर्स हैं और अलोंग विद सम आउटसोर्स पर्सन भी हैं। और उनका काम है वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट को देखना। और उसके बाद स्टेट लेवल पे जो है, स्टेट में भी सेम फंक्शनिंग है कि स्टेट में भी जितने मिनिस्ट्रीज है वहाँ पे हर मिनिस्ट्रीज के लिए एक पर्टिकुलर टीम है जो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के फंक्शनिंग को देखती है। वो उनका जो भी आईटी रिक्वायरमेंट हो वो उस टीम देखती है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में अप्रोक्स 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट में एनआईसी के ऑफिस है। सारे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट के अंदर एक एनआईसी की ऑफिस होती है। वहां पे जो पोस्टेड होते हैं उनको डीआईओ बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर। वो बेसिकली साइंटिस्ट भी प्लस रैंक वाले डीआईओ होते हैं। और उनके बिलो वाले जो पोस्टेड होते हैं उनको एडीआईओ बोला जाता है, असिस्टेंट डीआईओ या डीआईए, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एसोसिएट। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टेड होते हैं उनका काम है बेसिकली कलेक्ट्रेट में जितने भी कलेक्टर या अदर उनके जो ऑफिसेस हैं उनके आईटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो बहुत सारे आईटी रिक्वायरमेंट हैं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और सेंट्रल में, जो आप लोग जब एक बार डिपार्टमेंट से जुड़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और आसपास हम लोग जितनी भी चीजें देख रहे हैं जो आईटी रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं एनआईसी की ही आइदर वेबसाइट है या एप्लीकेशन है। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आरोग्य सेतु, आप रिसेंटली में देख लें, या कोविड के टाइम पे जो ई पास जनरेट हो रही थी, या जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं आपके ट्रांसपोर्ट के ई वाहन, मतलब एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो आपको एनआईसी के ही एप्लीकेशन है, तो उनका ही फंक्शनिंग है। अब बात करते हैं इनके पोस्ट। अभी जो वैकेंसी इस बार की जो वैकेंसी आई है ये तीन पोस्ट के लिए आई है। एक साइंटिफिक असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद है साइंटिफिक ऑफिसर है, और फिर साइंटिस्ट भी है। तो मैं बता दूं ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में जो ऑर्डर है वो सबसे लोएस्ट पोस्ट पे है साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, जिसको एसटीए बोला जाता है। उसके बाद जब वो प्रमोट होकर जाते हैं तो एसटीए बी में जाते हैं। और उसके बाद उनका 3 साल के बाद फिर प्रमोशन होता है साइंटिफिक ऑफिसर में। साइंटिफिक ऑफिसर तक ग्रुप बी कैटेगरी में आती है। और साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर में रह के 3 साल के बाद प्रमोशन होके वो साइंटिस्ट बी में बनते हैं। तो फ्रॉम साइंटिस्ट बी ऑनवर्ड वो ग्रुप ए में स्टार्ट हो जाती है। तो साइंटिस्ट बी के बाद साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, डी, साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट एफ, साइंटिस्ट जी तक इनका ऑर्डर है, प्रमोशन है। ये प्रमोशन यहाँ पर काफी अच्छा है क्योंकि ये एसएनटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हर 3 साल 4 साल में इनका प्रमोशन फिक्स है। मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का प्रमोशन हो ही जाता है 3 से 4 साल में। तो अभी जो बेसिकली तीन पोस्ट है उसमें आपके साइंटिफिक असिस्टेंट हो गए, और साइंटिफिक ऑफिसर जो ग्रुप बी, और साइंटिस्ट भी ग्रुप ए पोस्ट है। तो सैलरी की बात करें तो ये तीनों पोस्ट का आप अलग अलग पे लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे एसटीए है वो लेवल 6 जो 35,400 बेसिक है। लेवल 7 जो 44,900 जो साइंटिफिक ऑफिसर का है। और साइंटिस्ट बी जो कि ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट हो गया
उनका लेवल 10 है, 56,100 का बेसिक पे उनका स्टार्ट है। उसके बाद प्रमोशन होकर वो आगे उनका लेवल अपग्रेड होते रहता है। और बात रही पोस्टिंग की, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का जो लास्ट ईयर का जो सिनारियो रहता है कि मैक्सिमम मीन्स 40 to 50% की पोस्टिंग दिल्ली में होती है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और रिमेनिंग 50% जो है वो सारे स्टेट्स या जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पोस्ट होती है। बट बेसिकली साइंटिस्ट बी की क्या बात करें तो उनकी पोस्टिंग ज्यादातर केस में स्टेट हेडक्वार्टर या दिल्ली में पोस्टिंग होगी। एसटीए या साइंटिफिक ऑफिसर है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जा सकते हैं। तो अब आगे। जी। हाँ, आगे एक पॉइंट है, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? रवि, इसको प्रोसीड करोगे? या ओके। अभी जो रिक्रूटमेंट मैं देख रहा था, इसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है कि क्या क्या इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार का रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। जहाँ तक मुझे लग रहा है सिर्फ वैकेंसी थोड़ी साइंटिफिक ऑफिसर का जो वैकेंसी है वो ऐड किया गया है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़े अलग है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे साइंटिस्ट बी के आपका 71 पोस्ट आया है, और साइंटिफिक ऑफिसर का 196 और एसटीए का 331। बाकी रिजर्व फॉर कैटेगरीज अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें लगभग बीटेक के जितने भी ब्रांचेज हैं जो सर्किट ब्रांचेज बोलते हैं, सीएस, आईटी, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बीसीए एमसीए वाले पार्ट हैं, वो भी हैं यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि साइंटिस्ट बी और एसटीए या साइंटिफिक ऑफिसर थोड़े से चेंजेस हैं, कुछ ब्रांचेज को एक्सक्लूड किया गया है। और साइंटिफिक ऑफिसर में कुछ ब्रांचेज को इंक्लूड किया हुआ जो साइंटिस्ट बी में है, वो इसमें नहीं है। वो आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो भी एस्पिरेंट है एनआईसी को रिलेटेड, जो भी इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, वो अपनी एक बार एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो वो जनरली जो होती है 30 ईयर्स फॉर जनरल एंड अदर्स, 33 35 फॉर ओबीसी एससी, वो सारे कुछ जो रहते हैं नॉर्मल नॉर्म्स हैं वही हैं। और मैं बात करूँ, ये सारे जो भी रजिस्ट्रेशन के डेट वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, साइट पे अवेलेबल है। और मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है वो आपका 4/4/2023, 4 अप्रैल को है सर। 4 अप्रैल ना, हाँ लास्ट जी। 4 अप्रैल तक है। 4 अप्रैल को है। ओके ओके। ये सारा कुछ ये नॉर्मली आपका ये दिया हुआ। मैं बात करूंगा मेनली सिलेबस पे क्या है, इसका जो हाँ। सिलेबस है वो कैसा, उस पर मेरा मेन फोकस होगा। और जो वेटेज का पार्ट है कि टेक्निकल और टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है, ये गेट एग्जाम देते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। उसके पैटर्न थोड़े अलग होते हैं और इस एग्जाम के पैटर्न अलग है। जो नॉन गेट जो रेगुलर तैयारी नहीं करते ना, उनके लिए भी ठीक है, इस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। तो वेटेज वेटेज की बात करें तो 65 और 35 का वेटेज, मतलब 65 टेक्निकल पार्ट है, जो भी सब्जेक्ट का टेक्निकल पोर्शन है उसका 65% वेटेज है। और 35% वेटेज आपको नॉनटेक पोर्शन के दिएगा, जो कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो भी मैथमेटिक्स सिंपल जो आते हैं उनका 35% वेटेज। अगर मैं ये 120 क्वेश्चन को मैं डिवाइड करूँ तो ये 78 और 42 में आते हैं। 78 मार्क्स आपका आ जाएगा टेक्निकल पोर्शन का, और 42 मार्क्स आपका नॉन टेक पोर्शन का। लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने पेपर में अपियर किया था ना, तो उस समय भी 78 क्वेश्चन थे टेक्निकल के और 42 क्वेश्चन नॉन टेक के। और नॉन टेक काफी इजी होता है, इजी इन सेंस कि आप अगर आप अच्छे आईक्यू है, आपका एवरेज स्टूडेंट भी रहे हो, नॉन टेक पोर्शन ने कभी प्रिपेयर किया हो किसी एग्जाम के लिए, जो भी छोटा बड़ा जो भी कर लो आप, तो ओके ओके, उसके लिए ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो। हाँ, बट इसमें केस है, आप देखे होंगे कि इसमें दोनों सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन दोनों। मतलब ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल में स्कोर कर रहे हो, नॉन-टेक में नहीं कर रहे हो। एक मिनिमम है जिसमें आपको दोनों में पास करना होगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि किसी ने टेक्निकल में अच्छा स्कोर किया बट नॉन-टेक पोर्शन में वो क्वालिफाइड नहीं थे, तो 1 मार्क से, 2 मार्क से, हाफ मार्क से, ऐसे से मिस किया लोगों ने। किसी के नॉन-टेक में अच्छे मार्क्स हैं लेकिन टेक्निकल में वो क्वालिफाइड नहीं थे, तो अच्छे मार्क्स होने, ओवरऑल का मार्क्स कटअप से ऊपर था, लेकिन नॉन टेक और टेक्निकल का जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया था उसको वो नहीं क्रॉस कर रहे थे। तो एक चीज है, इसको आपको नजर में रखना होगा। तो नॉन टेक पोर्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका टेक्निकल पोर्शन है। ये हो सर गया एक इसका। सवाल एक है। चीज सर एक मैं एक सवाल है। चीज ऐड मैं एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो नॉन टेक के सब्जेक्ट है ना, इसको प्लीज लाइटली ना लें। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सिलेक्शन में। मतलब यहीं पे लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं और ये कम टाइम देने पे अच्छा स्कोर किया जा सकता है यहाँ पर। सर एक सवाल है कि ये जो नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के क्वेश्चन आता है? मतलब एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं या इजी लेवल का होता है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, कुछ एक आप
आप इसे इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, नॉट डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट। आप इसको उस कैटेगरी में आप मोस्टली लोग क्वालिफाई, जो भी कभी शायद एक साल से जिन्होंने तैयारी भी नहीं किया होगा ना, उन लोगों ने जिन्होंने इजिली क्वालिफाई बेसिक कर लिया उन्होंने बेसिक टेक लेवल का नॉन टेक प्रिपरेशन किया है ना, तो वो लोग इजिली निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं हाई लेवल का या हाई एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। वो थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना होगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉन टेक्निकल में अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, किस तरीके का नो 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 क्वेश्चन? नो, देर इज नो करंट अफेयर, करंट अफेयर इसमें नहीं है। आपका लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस आप एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। लॉजिकल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड पोर्शन है, और एनालिटिकल रीजनिंग जो बोलते हैं, बस ये जीके जीएस का पोर्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छा वो भी बेनिफिट स्टेट है है कि ये कि माइंड में करंट रख ले। अफेयर नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये होगा। इसके अलावा इसका क्या, इंटरव्यू का जो पोर्शन है उसका वेटेज है 15 मार्क, 15 मतलब 85:15 का है। जो भी मार्क्स आपका रिटर्न में बनता है उसका वेटेज सिर्फ 85% का होगा, और इंटरव्यू का वेटेज 15। जैसे मैं लास्ट ईयर का बताऊं कैसे कैलकुलेशन हुआ था। सपोज आपका 120 में कुछ मार्क्स जो भी आते हैं उसको 85 में कन्वर्ट किया जाएगा, 185% उसका वेटेज दिया जाएगा, प्लस आपके 15 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे। दोनों का मार्क्स ऐड होने के बाद जो निकल कर आएगा वो आपका फाइनल मार्क्स होगा। तो और ये ये इंटरव्यू इंटरव्यू जो है वो सिर्फ दो पोस्ट के लिए है, साइंटिस्ट भी और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। एसटीए के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, वो डायरेक्ट रिटन में जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। और एक चीज और, तीनों पेपर डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये तीन पेपर हैं यहाँ पे, तीन पोस्ट है, तीनों पोस्ट के आपका तीन अलग अलग डे में, या शायद एक ही जहाँ पे आप लोकेशन डालोगे एग्जाम का, शायद उसी दिन शायद तीनों पेपर कंडक्ट हो, या एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो ये आप देख लोगे, वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन तीनों का पेपर अलग होगा, और जो दो ये साइंटिफिक। कोई भी कैंडिडेट चाहे तो वो तीनों पोस्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। हम हम्म क्लास नहीं होगा, एग्जाम अलग अलग होगा तीनों का। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी होता है, क्या हम अगर एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दूसरे पोस्ट के लिए, तो क्या दूसरे या तीसरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल तीनों के लिए कर सकते हैं वो उनके हाँ, लेकिन चॉइस एक के चीज इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। कभी आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आप देखना, कुछ कुछ ब्रांच जो है जो सिर्फ साइंटिफिक ऑफिसर में एलिजिबल है, लेकिन उसमें एलिजिबल नहीं है साइंटिस्ट भी में। तो कुछ साइंटिस्ट भी में एलिजिबल है, तो वो एसटीए में एलिजिबल नहीं है। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था, जिसमें एक ब्रांच मेंशन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच साइंटिस्ट भी में एलिजिबल है, बट वो एसटीए में एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह कुछ कुछ ब्रांचेस हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका ब्रांच सीएसआईटी है तो आप तीनों में एलिजिबल है, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम भी ऐसा केस हुआ था। मैं जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वालिफिकेशन सही से भरे, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे केस ऐसे थे जो डीवी जब हुआ था इंटरव्यू के टाइम पे वो रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये ब्रांच एलिजिबल है या नहीं है। तो इसलिए उस मोमेंट पे रिजेक्ट होने से बेटर है कि आप अभी उसको प्रिकॉशन लेकर आप ध्यान से उसको फिलअप करें। बिल्कुल। एंड एक चीज और था सर यहाँ पे कि हाउ टू प्रिपेयर विद इन 3 to 4 मंथ्स। अगर मान लिया कि अभी एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ, अगर अभी से कोई प्रिपेयर करना चाहता है जो बिल्कुल ही एकदम से अभी जॉब कर रहे हैं, वॉकिंग कंडीशन में है, एंड दे वांट टू प्रिपेयर, तो क्या ये पॉसिबल है कि 3-4 महीने में अच्छे से हो जाएंगे? मतलब इसको मैं बताता हूँ, एक बिल्कुल सेकंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा जैसा रवि एंड राहुल जी ने बोला कि नॉन टेक का जो पार्ट है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि नॉन टेक है तो उसको ऐसे ही बहुत ही लाइटली लेते हैं ये लोग। तो उसमें क्या दिक्कत है, इसमें थोड़ा सा टफनेस बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि 50% फॉर यू आर शायद, मतलब कट ऑफ रखा है कि आपको एटलीस्ट 50% लाना ही लाना है। और ये बहुत स्कोरिंग भी होता है, तो इस वजह से नॉन टेक पे बहुत ही फोकस करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लाइक इंडिया बिग से अगर आप कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ है वो। ठीक है, और प्लस देखिए आपका वेटेज भी जो है 65 और 35 है। ठीक है, 35 मतलब ज़्यादा ही अमाउंट है। और जैसे गेट में होता है 10% होता है आपका एप्टीट्यूड का, 90% टेक्निकल है। तो यहाँ पे दोनों पे फोकस है, और आपका दोनों पे फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग से। और मैं ये बताना चाहूँगा 3-4 मंथ में कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आप एक काम करो कि जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो ना, उसके साथ साथ आप ये मत सोचो कि पहले मैं फुल सिलेबस कवर कर लूँ उसके बाद मैं टेस्ट दूँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। नहीं, आप साथ ही साथ में जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो साथ ही साथ में टेस्ट भी देते रहो, जिससे आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा। जैसे क्या होगा, आप 3-4 मंथ अब लगाओगे, फिर लास्ट में बोलोगे कि टाइम नहीं मिला, प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो ये सब चीजें बहुत सारी हम लोग को फेस किए थे, हम लोग के टाइम में भी ऐसे हुआ था
कि हम लोग पढ़ते पढ़ते गए, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे कि मतलब बस पढ़ रहे हैं, लास्ट में टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं, तो उस कार्ड से भी दिक्कत हो गया। तो मैं तो यही बोलूंगा कि डेली अगर 3 to 4 आवर अगर ये निकाल ले रहे हैं, और देखिए सिलेबस अगर देखेंगे तो मेजर पोर्शन आपका सीएस का ही है, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन भी लास्ट टाइम हम लोग के टाइम में ईसी वगैरह से क्वेश्चन बहुत कम आए थे, क्यों राहुल जी? हाँ, इसी वगैरह सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, कि लास्ट टाइम मुझे याद है इसी वाले टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे हम्म। आउट ऑफ 78 टेक्निकल क्वेश्चन, तो वही है, जो कि मतलब बहुत ही आप कम है। सिलेबस पे स्टिक होके प्रॉपर उसको देखिए कि कौन सा, अभी हम लोग गाइड कर देंगे कि कैसे कैसे आपको करना है, लेकिन हाँ अननेसेसरी चीजें जो हैं उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें। फोकस जरूर करना है क्योंकि आपको मार्क्स गेन करना और मेरिट में आना है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन आपका जो डोमेन है, लेट से अगर आपका सीएस है तो सीएस के सब्जेक्ट्स पे आप पहले कमांड करो, उसके बाद टाइम अगर बचता है, अगर टाइम परमिट करता है, तो आप इसी के कुछ कुछ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो राहुल जी रवि जी गाइड कर देंगे आपको अभी, ठीक है। तो बहुत ही स्मार्टली मुझे लगता है कि 3-4 मंथ में मतलब इजिली हो सकता है, जो जिसको कुछ नहीं भी आता है तो भी, जैसे मान लीजिए सीएस में एल्गो हो गया, डीएस हो गया, ओएस हो गया, टीवीएमएस हो गया, ये सब मेजर मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये भी आदमी पढ़ लेता है तो भी स्कोर कर लेगा अच्छा खासा। तो मतलब बहुत ही इजिली 3-4 मंथ में हो सकता है प्रिपरेशन, मैं तो ये बोलूंगा यहाँ सबको। पे मैं ऐड करूंगा कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो उसे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये गेट से हम्म। बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, या जो लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस था, वो गेट के जो 1 मार्क क्वेश्चन है ना, उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। गेट के हम्म। जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, तो आप उस तरह के क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आप उससे प्रॉपर इन उस डेप्थ लेवल मत का जाइए। अपन नहीं आने वाला है। तो हम्म। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन, या जो पीएसक्यू में अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन को आप तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं सबसे यहाँ अच्छी पे एक बात। पॉइंट हाँ मैं बोलिए। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हम्म। जैसे सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर के आप पेपर को एक बार एनालाइज करें। मैं जितने भी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, आप एक बार सिलेबस को देखें, सामने रखें, और प्रीवियस ईयर के पेपर को रखें। आप ये सोचिए कि सिलेबस को का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से हुआ है। जरूरी नहीं है कि उस पोर्शन से उतने ही मार्क्स इस बार भी आएंगे, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे नॉनटेक की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले टेक्निकल पे मैं आता हूँ। तो जो भी सिलेबस है मोस्टली आपका कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि ये जॉब ही कंप्यूटर साइंस का, इसी एलिजिबल है, ओके फाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट है तो मोस्टली कुछ कुछ जो सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। तो सीएस का जो मेजर जो पोर्शन है, जैसे टीएस का हो गया, डिजिटल लॉजिक हो गया आपका, कंपाइलर डिजाइन हो गया, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है। तो ये मेजर इसका एरिया है जहां से आपके क्वेश्चंस वन टाइप जो गेट में आते उस टाइप के आएंगे। मतलब बेसिक वो जो थ्योरी कंसेप्ट जो होता है ना, जो पोर्शन जो आप डेली डेली आप पढ़ते हो कोर्स सब्जेक्ट में, लगभग वही होंगे। उसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, मैं एक बार नाम मेंशन करता हूँ। जैसे आप क्लाउड टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना, इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। या हम्म। तो ये बनने होंगे तो आपको बिना पढ़े बन जाएगा ये, या तो आप बहुत पढ़ोगे तो भी शायद ना बने, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आएंगे, वो रैंडम कहीं से होंगे, किसी साइट से, या कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको इतना बड़ा सिलेबस देखना है। ये आप जो 3-4 टॉपिक आपको दिख रहा होगा, जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा कि क्या इसमें क्या पढ़ना, आपको मिलेंगे भी नहीं इसके अंदर। जो देखिए, मैं एक बार मेंशन करता, साइबर सिक्योरिटी में आपका हुआ दिया हुआ टॉप 10 कंसेप्ट ऑफ आईओटी, ब्लॉकचेन, एआई। इसके डेप्थ में बहुत बड़ा एरिया है, आप इसमें क्या पढ़ोगे? आप ऊपर देखने जाओगे तो मतलब आपको आपको फील नहीं आएगी क्या क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ तो हुआ ही नहीं इसमें। ये तो एक ऐसे अलग में डोमेन ही हो जाता है, इसमें आपको बस बेसिक प्रिपरेशन करना। लाइक क्लाउड का मैं एग्जांपल लूंगा। क्लाउड में बेसिकली आपको क्लाउड में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, बस उसके बारे में वो क्या है, और उसका कुछ एग्जांपल, कौन सी कंपनी क्या क्या कर रही है। उससे ज्यादा वो लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन इस टाइप से ही आए थे कि इनमें से किस कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना, डेप्थ में आप जाओगे तो वो अलग डोमेन है वो। और ऐसा वही मैं बोलना चाह रहा मतलब। था कि जनरल जो बेसिक क्वेश्चन जो आप डेली ट्रेड लाइफ में सुनते हो ना, बस वही है, क्लाउड क्या कौन यूज कर रहा है, हम्म। कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर रही, इस टाइप का क्वेश्चन है ऐसे। मतलब वो आप नहीं भी प्रिपेयर करो तो भी बना सकते हो, या थोड़ा बेसिक देखकर आप गए हो, और कहीं से कोई पीपीटी देख लिया, किसी ने किसी का यूट्यूब देख लिया, जो इसका खुद का मटेरियल गैदर करके एक पीपीटी बना हुआ, आपने उसको एक बार रीडिंग दे दी तो हो गया, काफी है ये। इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। आप इसके अंदर जाओगे वो आपको पढ़ना नहीं है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, श्योर नहीं है कि आप इससे 1 मार्क्स का आया तो है, तो नहीं भी आ सकता है। तो ये जो 3 टॉपिक मैं नाम लिया, वेब टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी कुछ था, और क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये 3 टॉपिक उतना आपको वेटेज लेके नहीं चलना है। इसको आप लास्ट में रखो, आपके पास टाइम है तो कभी आपने कुछ मटेरियल पढ़ लिया।
इसके लिए प्रॉपर आपको कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि डेप्थ में जाकर इसको पढ़ना है। वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। जो टाइम आपके पास 3 से 4 मंथ मिलने वाले हैं, तो उसमें आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, जहां से आप ओवरऑल मार्क्स स्कोर होता है। आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि मार्क्स आपका ओवरऑल आए, आपका किसी खास सब्जेक्ट से, किसी खास टॉपिक से नहीं कि आप इस पे 1 घंटे दोगे, 2 घंटे। ओवरऑल मार्क्स कैसे आपको अचीव करना, आउट ऑफ द 120 आप कैसे बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कौन सा टॉपिक पे आपको पकड़ बनाना है जिससे आपका मार्क्स ज्यादा आपका आपका फेच कर सको। तो आपका अप्रोच इस तरह का होना चाहिए। और ये अगर वेब सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं, और आजकल के ज़माने में तो मुझे लगता है बच्चे क्लास 12 से ही स्टार्ट कर देते हैं ये सारी चीज़ें, जावा वगैरह। तो ये सब क्वेश्चन रिकॉल वगैरह से ही आराम से हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से पढ़ना है। वो थ्रू आउट द डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, बीटेक करके आते हैं बच्चे, या कोई भी स्ट्रीम हो, एमसीए हो, बीसीए हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ते ही हैं। तो अगर सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो टैकल हो जाएगा इजिली। तो इस पे फोकस, इसीलिए अगर बोला सिलेबस पे स्टिक रहिए और मेजर पोर्शन जो है उस पे ध्यान दीजिए। हाँ। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर दे रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो जो हाँ ज्यादा फोकस पे जो मोस्टली जिससे क्वेश्चंस आएंगे वो रिटर्न में भी और इंटरव्यू में भी, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गई, डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और एल्गो डीएस हो गया, एल्गोरिदम वो हो तो गया, और मस्ट है। आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। हम्म। मेरे ख्याल से रवि और शुभम भी एग्री करेंगे, ये पांच मतलब मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट है, जिससे ही मतलब मैक्सिमम पोर्शन इसी क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से कवर्ड रहेंगे। और इवन मेजर पोर्शन इंटरव्यू। नहीं है, मेजर पोर्शन बस आपके जो कोर सीएस के जो पेपर है वही है, और जो आपका लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन कुछ था यहाँ पे, जो हेलो। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, वहां से हम्म। 1 2 3 क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, तो उस पे आप, वो बहुत बड़ा एरिया है। आप पढ़ने जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, वो कम्युनिकेशन एक वास्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आप वो कंप्लीट नहीं कर सकते हो। आप विदिन 3 to 4 मंथ से काफी डिफिकल्ट है। तो उसको आप ओवरव्यू दे सकते हो अगर आपके पास टाइम है, आप पहले से सीएस स्टूडेंट हो, आपका पहले से गेट का प्रिपरेशन है, तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रेश, तो आप उस पर टाइम ज्यादा ना दो, तो आपके लिए अच्छा है। सवाल बेटर है, है आप उसकी जगह पर नॉन टेक पे फोकस करो। ये दो एक टॉपिक की जगह पे सवाल आप है। नॉन टेक पे फोकस करोगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा। अगर आप सीएस के नहीं है, या आपका अभी सीएस में ही आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आप गेट से पहले इसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो ये 2 टॉपिक को आप अवॉइड कर सकते हैं, या इसको थोड़ा कम वेटेज देंगे, कम टाइम देंगे, तो आपका बेटर रहेगा स्ट्रेटेजी। एक सवाल है कि अगर हम नॉन सीएससी की बात करते हैं, कि जैसे मैक्सिमम पार्ट आपने सीएससी के लिए बताया, सीएस और आईटी के लिए, अब नॉन सीएससी जैसे मान लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, या फिर एमसीए भी एलिजिबल है, और कुछ एमएससी भी लिखे हुए थे वहां पे एडवर्टाइजमेंट में, मास्टर्स के कुछ थे एमटेक वाले, तो क्या ये सुटेबल है उनके लिए जॉब, जो भी वैकेंसियां है एनआईसी का, या क्या वो 3 4 महीने में प्रिपेयर कर पाएंगे प्रॉपरली या नहीं? मैं मैं यहाँ तो पे कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जैसा आप लोग सबको बता दूं कि यहाँ पे मैं और रवि जो है वो नॉन सीएस से ही हैं। हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, अच्छा। और हमने तैयारी भी स्टार्ट की। हम भी जीरो लेवल पे थे, सीएस सब्जेक्ट में जीरो लेवल पे स्टार्ट किए थे, और हमने तैयारी कंप्लीट की और आज सिलेक्टेड भी हैं। तो जो जितने भी इसी कैंडिडेट हैं जो जिनके मन में डाउट है, लास्ट कुछ दिन से मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज भी आ रहे हैं इसी स्टूडेंट के कि इसी स्टूडेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। उनको प्रॉपर डेडिकेशन देना पड़ेगा। और जैसा अभी तक डिस्कस किए कि किस किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, तो उस सब्जेक्ट को वो प्रायोरिटी से स्टार्ट करें। और अपने सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है ही, तो ये 5 6 सब्जेक्ट को कवर करना है, और वो 3 से 4 महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं साथ तो ही साथ एटीट्यूड को लेकर चलना है उनको। मैं तो ये कहता हूँ ईसी वालों का प्लस पॉइंट है यहाँ पे। सीएस वाले ईसी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ईसी वाले, सीएस मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस। वो सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ही, अगर आराम से कोई भी पढ़ लेगा। जैसा राहुल जी ने बताया कि 4 5 सब्जेक्ट हैं, अगर उसको प्रायोरिटाइज कर दिया जाए तो आप अच्छे से उसको टैकल सकते हैं। और प्लस आपको ईसी के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर ईसी के बाय द चांस अगर ईसी के सब्जेक्ट्स के ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो आप लोग का अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से ईसी आप वाले पीछे ना हटे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा चांस है। सिलेबस देख के ना डरे कि ये तो ये पूरा हम्म। सीएस ओरिएंटेड सिलेबस है। आप बस एक बार स्टार्ट कीजिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। और एक बार आपको कुछ दिन में इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद आप सीएस का सारा चीज कवर कर लेंगे। फिर अपने आप आपके अंदर मैं कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा। मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, लेकिन पता है आज के डेट में मुझे सीएस ज्यादा आता है। मुझे अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। मुझे लगता है मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस ये ज्यादा आता बिल्कुल है। फैक्ट है, और ऐसा और भी नहीं है कि आने के बाद बहुत सारे लोगों का डाउट ऐसा भी है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम तो इसी से हैं तो कैसे करेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप समय के साथ सीख जाओगे। वो जो भी चीजें जिस डोमेन में काम होती है, आप वो उसको लर्न कर जाओगे, वो इशू है ही नहीं।
और इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं है कि आपसे कोडिंग पूछेंगे या कुछ नहीं, वो बेसिक चीज ही पूछते हैं जो आप पढ़ के आए हो। तो इसलिए वो सब डाउट आप मन से निकाल दें, आप मूव फॉरवर्ड करें, आप सब्जेक्ट को उठाएं और उसको अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर जो होते हैं काफी कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन सीएस वाले में सिर्फ लॉजिक होता है। प्लस माइनस और गुना जो बोलते हैं, प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा कोई भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है। सीएस का पेपर इसलिए मैं इजी मानता हूँ। मैं भी, मुझसे कोई कैलकुलेशन कम पूछेगा, होता है। हाँ कोई मुझसे पूछेगा ये इसी टफ है या सीएस में, बोलूंगा इसी टफ है यार। उसमें इतने मैथमेटिक्स, वेक्टर कैलकुलस क्या क्या आते हैं पता नहीं, वो कैलकुलेट होंगे नहीं आपसे। सीएस में कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस और जो गुना बोलते हैं ना, उसके अलावा लॉजिक, कुछ भी नहीं होता है। लॉजिक इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ लॉजिक, वही सिर्फ मैं लॉजिक। तो आपको क्या ना, आपको कैलकुलेशन पे फोकस ही नहीं करना है। और इसी में क्या होता है ना, आप कुछ भी पढ़ने जाओ, मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा, हर डेरिवेशन में, हर एक्सप्रेशन में, जो भी आप मैथमेटिक्स होगा। लेकिन सीएस में नहीं। वही सबसे प्लस पॉइंट था जब मैं तैयारी करने गया। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या पता चला कि यार सीएस तो कुछ है ही नहीं, इसमें मैथमेटिक्स है ही नहीं, ये कितना इजी सब्जेक्ट है। मतलब चैप्टर आपके ऐसे निकलते जाएंगे, बस आपको लॉजिक समझना है। आपके अगर अच्छा आईक्यू है तो आप 2-3 महीने में इजीली कर लोगे। सिर्फ लॉजिक समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार रीडिंग देनी है, कुछ भी नहीं है। सीएस सबसे इजी लगा मुझे। हाँ, ये नहीं कर रहा हूँ सबसे इजी है, कोर सीएस जो पोर्सन है जो आप एकेडमी में पढ़ते हो वो इजी है। हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में जाओगे तो वो आपके लिए टफ हो जाए, लेकिन जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन है वो इतना टफ नहीं है। वो लॉजिक पे चलता है, हर कुछ लॉजिक पे है, और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। और आपको जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते थे गेट में, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे सिलेबस आपका काफी सिंप्लीफाइड वे में है। आप इसी सीएस कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं कितने इसी को जानता हूँ जो इसमें क्वालिफाइड हो गए हैं। और लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे ग्रुप में मैसेज भी देखे कि लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसे कैसे क्वालिफाई कर सकता है। तो मेरा मानना है कि सब अपनी जगह पे हैं जो भी अपना तैयारी करते हैं। मैं मानता हूँ जो इसी का स्टूडेंट, अच्छे वैसे स्टूडेंट है, वैसे सीएस को इजिली कवर कर सकते, इजिली कवर कर सकते हैं विद इन 3 to 4 मंथ में। और इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि बहुत बड़ा, मतलब ये है कि सीएस का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, या जो गेट का तैयारी कर रहा है उसको compete नहीं कर सकते, जो 3-4 साल से अलग सीएस पेपर ही सिर्फ दे रहे हैं उनको compete करना टफ होगा। बिल्कुल भी नहीं। सबके लिए गेम इक्वल है। आप इस 4 महीने को इक्वली टाइम दो, अच्छे से आप प्रॉपर वेटेज दो टॉपिक पे, प्रॉपर डेडिकेशन दो। आपका एग्जाम जो गेट का तैयारी कर रहे हो, पहले से सीएस के कोई और पेपर दे रहे हो, उससे आप बेटर कर सकते हो, आप इक्वली compete कर सकते हो। तो ये सोच के ना चले, दोनों के लिए इक्वली वेटेज है। आपका 4 महीने में जिस तरह से आप डेडिकेशन दिखाओगे, आपका स्ट्रेटजी जो होगा, आपका जो सब्जेक्ट जो वेटेज देके जिस तरह से आप उसको टैकल कर रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किस नॉन टेक को भी उतना ही लेकर चल रहे हो, टेक्निकल को लेकर चल रहे हो, तो आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए आपको। तो आपके लिए टफ नहीं है। आप मे भी टॉपर ना बनो, लेकिन यू विल बी इन द लिस्ट। ओके। और एक वैसे सवाल। कैंडिडेट जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है ना, वो उनके लिए बहुत ही इजी है ये निकालना, क्योंकि ये गेट से अलग है। सिलेबस बिल्कुल गेट का है, बट ये स्ट्रेटजी जो है वो गेट से अलग है। गेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, लेंदी क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे वहां पे, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रहेंगे बट शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। और मतलब लेवल कहें तो इजी टू मॉडरेट, जो लास्ट 2-3 ईयर के पेपर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर हैं। एक सवाल था कि जैसे अभी कुछ बच्चे पास आउट हुए होंगे रिसेंटली लास्ट ईयर, और कुछ वर्किंग भी होंगे, कुछ नॉन वर्किंग भी होंगे, कुछ तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ जॉब सर्च कर रहे होंगे। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर जो वर्किंग पीपल है, मान लिया कि ये अभी प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, तो क्या वो किस तरीके से, कितना घंटा अगर डेली बेसिस पे टाइम निकाले तो उनका इजिली ये चीजें कवर अप हो जाएगा 3-4 महीने। देखिए, इसमें क्या है कि लास्ट टाइम भी देखा था मैंने, काफी लोग जो एमएनसी में काम कर रहे थे, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, जो भी कंपनी के थे, उन काफी लोग उधर से भी लोगों ने इसमें एग्जाम प्रिपेयर किया था इस एग्जाम के लिए। उनका भी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, टेक्निकल में आना चाहते थे वो लोग। तो अच्छे अच्छे पैकेज वाले लोगों ने भी इसका प्रिपरेशन किया है, तो उन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है, क्योंकि उनका 2-3 वेटेज और होता है। इंटरव्यू में उनका वेटेज होगा, ऑलरेडी वो वर्किंग है, सीएस बैकग्राउंड से है, तो उनका ऑलरेडी वो सीएस का पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस आता है, आपको बहुत डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। आप पहले से आपने प्रिपरेशन थोड़ा भी किया होगा ना, तो आपको ये 4 महीने काफी है। अगर आप डेली 4 से 5 घंटे आप दे रहे हो, प्रॉपर आपका सब्जेक्ट आपको पहले से पता है, आप सिर्फ उसको क्या, एक बार आप उसको फिर से रिवाइज करने बोलो या ब्रशअप करना बोलो, वो आप करने जा रहे हो। तो 3-4 महीने आपके लिए काफी है। आपका इंटरव्यू में एक वेटेज होगा, एक्सपीरियंस, हम मैंने देखा लास्ट टाइम का इंटरव्यू में भी, जो एक्सपीरियंस लोग थे। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो बोल रहा हूँ कि 80% जो क्वालिफाइड लोग थे, उनके पास एक्सपीरियंस था। फ्रेशर्स काफी कम दिखे थे मुझे, लेकिन ऐसा नहीं, फ्रेशर्स बहुत लोगों को फ्रेशर्स थे उनके हुए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस लोग काफी लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब इस जॉब का इंपॉर्टेंस देखिए, काफी लोग जो एमएनसी में वर्किंग है,
उनका इंटरेस्ट इस जॉब के प्रति काफी दिखा लास्ट टाइम भी मोस्टली। और जो भी एक्सपीरियंस वाले लोग थे उनको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी थोड़ा सा वेटेज मिलता है, उस साइड से उनका प्लस पॉइंट है। और आप कहीं एमएनसी में तो आप इसी सी एस आई टी से ही होंगे, तो आपका उस डोमेन में पहले से ही पकड़ है, आप किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे होंगे, किसी टूल पे आप नैसर में काम कर रहे होंगे, तो एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, जो बेसिक चीजें आपको पहले से पता होगा, वही आपको पहले से पता होगा, कंपाइलर डिजाइन आपको पहले से कहीं ना कहीं पता होगा, टीओसी आपको पता होगा, जो आप एकेडमिक में भी पढ़े होंगे, बीच में आपने गेट वगैरह का भी तैयारी किया होगा ज्वाइन करने से पहले। तो होती है, ये सारी चीजें काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो 3 महीने में करोगे वही वही काम आएगा, नहीं। पहले का भी पढ़ा हुआ आपका कहीं ना कहीं वो वही चीजें होती है। बस आपको एक बार जो टाइम मिला है उसमें आप एक बार पूरे डेडिकेशन के साथ अपना फुल टाइम देंगे तो आपका ये हो जाएगा। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। जैसे अगर कोई वर्किंग है लेट से, ठीक है, तो आप जब इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछा है फ्रेशली आप कर क्या रहे हो, ठीक है। जो भी चीज आप कर रहे होगे, लेट से अगर आप एमटेक कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट क्या था, कुछ अच्छा खासा जो आप जिस पे काम कर रहे हो टेक्नोलॉजी पे, उससे पूछ लेंगे। अगर एमटेक है तो थीसिस का पूछ लेंगे। तो ऐसे आपका वहाँ पे फायदा ही होता है। और प्लस मैं तो ये कहूंगा कि आप आवरली बेसिस पे ऐसे मत करिए कि मतलब पर डे कितना पढ़ना है। आप ये देखो कि सिलेबस क्या है और मुझे सब्जेक्ट कितने करने हैं मुझे, ये आप इस पे फोकस करो, ना कि 2 घंटे 3 घंटे क्या होगा, नहीं। आप सब्जेक्ट कंप्लीट करने का सोचो। अगर एल्गो उठाए हो तो एल्गो जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करने की सोचो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके आप प्लान करो, ना कि 1 घंटे में, मतलब 1 दिन में 2 घंटे पढ़ूं 3 घंटे पढ़ूं। आप निकाल लोगे आराम से। मैं यहाँ पे दो चीजें ऐड करूंगा। वैसे इसी स्टूडेंट जो वर्किंग है और वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि वो बिल्कुल जीरो लेवल पे है। और सीएस के जैसा अभी डिस्कस हुआ है कि जो टॉप 5 6 सब्जेक्ट्स है उसको करने में उनको टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि उनको 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है, वो भी जरूरत नहीं है। वो एक बार बस स्टार्ट कर दे, शुरू में ये डर रहता है, बट एक बार जैसे स्टार्ट होगा ना, वो 4 5 घंटे 6 घंटे करने से भी वो 3 से 4 महीने के अंदर वो पहले टाइम को डिवाइड करे कि फर्स्ट 2 मंथ में मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम्म। लास्ट मंथ सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे लास्ट टाइम भी जो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, जो अच्छे अच्छे लोगों ने मिस्टेक की वहां पर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही मस्ट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सारे सोर्सेज भी हैं। आप लाइक जैसे सीएस के बहुत सारे एग्जाम नहीं होते हैं, बट कुछ कुछ एग्जाम है, जैसे आप सीएस का इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यूजीसी नेट का एक एग्जाम होता है सीएस ब्रांच के लिए, उसमें बहुत सारे रिलेवेंट सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चन नहीं, उसके क्वेश्चन वो पिछले 10 12 साल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस कुछ मार्केट में बुक्स अवेलेबल है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को वो कंपाइल किए हुए हैं, जो सीएस का ही है। तो उस क्वेश्चन को वो सोर्सेज बहुत है, और टेस्ट सीरीज तो है ही लास्ट में। तो 1 महीने का टाइम वो फिक्स करे कि सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और उससे पहले वो सिलेबस कंप्लीट करें। जो बिल्कुल जीरो से है उनके लिए थोड़ा तो टफ होगा, बट ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। फॉर बोथ ईसी एंड सीएसआईटी ऑल द कैंडिडेट्स बिल्कुल पॉसिबल है। एक चीज और और था कि कितना परसेंट मार्क्स लाना होगा अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट। लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो लास्ट टाइम क्या थे कि साइंटिस्ट बी की मैं बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट बी में सीट्स काफी ज्यादा थी, मतलब 280 के आसपास साइंटिस्ट बी की सीट थी। और इस बार सीट्स वो घटकर 70 के अराउंड में। तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो हाई जाएगी इस बार, और थोड़ा डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पे भी। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल लास्ट टाइम जैसा ही रहा तो कट ऑफ तो श्योर शॉट हाई जाएगी। लास्ट टाइम कट ऑफ 78 थी 120 में, साइंटिस्ट बी की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय सीट्स थी 280, इस बार की सीट्स है 70। अगर पेपर का लेवल सेम रहेगा तो कट ऑफ तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो रिलेटिव चीज है, वैकेंसी पर डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो वो एक रिलेटिव चीज है, वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है, तो कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो भी लेकिन जिनको जो डेडिकेटेड होंगे, कुछ कुछ तो लोग होंगे जो क्वालिफाई करेंगे ही, तो जो यहाँ बेटर पे परफॉर्म करेंगे स्मार्ट एग्जाम में स्मार्ट ऐसा स्टडी होगा। की जरूरत है। स्मार्ट स्टडी करने से ये एग्जाम 3 से 4 महीने में निकल पाएगी, नहीं तो मुश्किल है फिर। अब आई जो होप। ट्रेडिशनल अप्रोच से पकड़ेंगे वो कि हम पहले बनाएंगे पढ़ेंगे फिर नोट्स बनाएंगे, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ये एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइम काफी कम है। और कंपटीशन लास्ट टाइम से ज्यादा इस बार रहने वाली है, क्योंकि लोग हम्म। थोड़ा ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इस चीज को लेकर। और सेकंड चीज है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी मास वैकेंसी टेक्निकल पोस्ट के लिए मतलब बहुत ही कम दिखती है। आइदर पीएसयू जो लेते हैं वो गेट के थ्रू लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको दिखेगा नहीं मार्केट में।
चाहे वो CS ब्रांच हो चाहे EC ब्रांच हो। तो इसलिए वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए स्मार्टली डील करना पड़ेगा इसको। आई होप सो कि सारे चीज हम लोग ओवरऑल डिस्कस कर लिए हैं रिक्रूटमेंट गाइडेंस प्रोग्राम से रिलेटेड। कुछ और रहा है सर अगर आप लोगों की तरफ से, तो कुछ अगर एडिशनल चीजें हैं जो कि बताना चाह रहे हैं, कुछ अगर जो अपकमिंग स्टूडेंट जो फॉर्म फिल करेंगे उनको बताना चाह रहे हैं तो कुछ है? एक चीज मैं मोटिवेशन ये पर। कहूंगा कि पहले जो लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, अभी वो फिलहाल इंटरव्यू और पोस्टिंग को लेकर अभी ज्यादा वो सीरियस ना हो। अभी फिलहाल वो फॉर्म भरे और रिटेन को कैसे क्रैक करना, अभी फिलहाल उस पर कंसंट्रेट करें। उसके बाद जब रिटेन हो जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हम लोग फिर से आएंगे और हम लोग फिर से इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलरली गाइड करेंगे। और सेकंड चीज की जॉब, बहुत लोग के मन में ये भी डाउट है कि हम MNC में अच्छे पैकेज में हैं, वो छोड़कर आएंगे कि नहीं, या गवर्नमेंट जॉब में। तो आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शुभम बैठे हुए हैं, आप लोग को आश्चर्य होगा, वो गोल्डमैन सैक के अच्छे खासे पैकेज को छोड़कर आए हुए हैं यहाँ पर। आप लोग को पता है गोल्डमैन सैक कितने की पैकेज देती है? वो IT से एमटेक कर रहे थे, तो वो छोड़कर उन्होंने ज्वाइन किया है NIC साइंटिस्ट बी को। काफी लोग ऐसे हैं जो अच्छे गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग थे, हम भी गवर्नमेंट जॉब में ही वर्किंग थे। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो उसको छोड़कर NIC में आए, क्योंकि NIC में मतलब मैं एक चीज कहूंगा कि वर्क कल्चर काफी अच्छा है। और क्योंकि ये प्योरली IT रिलेटेड जॉब है, तो आपको फील्ड वर्क बहुत ही कम है और वर्क एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। प्लस नेम एंड फेम आपको हर जगह मिलेगी, क्योंकि इसका रीच जो है वो इवन ब्लॉक लेवल तक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो है ही, ब्लॉक तक भी आपको हर जगह NIC के लोग या NIC के एप्लीकेशन वेबसाइट आपको मिल ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं है, आप कहीं भी डिस्कस करेंगे NIC के बारे में तो एक अलग ही इम्प्रेशन क्रिएट होता है। है तो इस सेशन को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच राहुल जी, रवि जी एंड शुभम जी, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। और आगे जब भी जरूरत होगा, स्टूडेंट का मैसेज आएगा, क्वेरी आएगा, तो फिर आप लोगों का समय लेना श्योर श्योर। थैंक ओके थैंक ओके। थैंक यू चाहिए। वेरी मच। और जिन लोगों को भी कोई भी क्वेरी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे। इसमें क्या हो कि आप अपने क्वेरी को रेज कर लीजिए, किसी भी तरीके का डाउट हो, चाहे कोई भी तरीके, चाहे वो क्लास हो, टेस्ट हो, किसी भी रिक्रूटमेंट का वैकेंसी के रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। तो सर लोग के साथ हम एक बार डिस्कस कर लेंगे चीजें, और एक किसी पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीजों को, जो भी डाउट्स होंगे ना, उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है? और मैं अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी जो हैं मेरे CS के, वो मैं हाँ आपको हाँ। दे दूंगा, आप बच्चों को प्रोवाइड कर देना इफ नीडेड। हाँ, जिन वो लोगों को भी चाहिए हेल्पफुल होगी, रहेगा। वो हम्म। प्लीज गूगल फॉर्म जो है, वो गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अपने क्वेरीज किसी भी तरीके का, मैंने बोला ना, चाहे नोट से रिलेटेड हो, टेस्ट से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, क्लासेस से रिलेटेड हो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो जो जिस तरीके का पार्ट होगा, जिस तरीके का पोर्शन होगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है? और सर आप लोग का भी थोड़ा बहुत नोट्स होगा, क्योंकि आप दोनों इसी ब्रांच से हैं, अलग है बिल्कुल, CS से अलग। तो स्पेशल नोट्स होंगे आप लोगों के। नहीं, स्पेशल नोट्स तो नहीं, नोट्स सेम ही रहते स्पेशल हैं। नोट्स नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग का मेहनत दिखेगा कि कैसे हम लोगों ने मेहनत ये किया था। अगर आपने सिलेबस को देखें और बीटेक का जो हमारा करिकुलम होता है ना, तो इसमें जो 4-5 सब्जेक्ट है वो हमने सब सारे इसी वालों ने बीटेक में पढ़ रखा है। अलग बात है बीटेक में कोई सीरियसली पढ़ाई नहीं करता, चाहे वो नेटवर्क हो, DBMS हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे हमने बीटेक में पढ़ रखा है। हाँ, ये एक्स्ट्रा पेपर होते हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कुछ CS के पेपर पढ़ते, DBMS हो गया। फर्स्ट ईयर में होता है ना, C होता है हाँ, आपका, सी हो ये सब गया, चीजें। तो सारे कुछ मोस्ट ऑफ पेपर द हैं एक जो दो इससे पहले सब्जेक्ट भी को पढ़ चुके हैं। कंपाइलर वगैरह छोड़ दिया जाए तो सारे सब्जेक्ट कॉमन, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक के हमारे सिलेबस में था। हम्म। तो इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, जैसा सोहम ने कहा कि वो खुद के सब्जेक्ट पे उनका कंट्रोल है, वो एक हम्म। एक्स्ट्रा बेनिफिट है उनके लिए। वही है। तो एस्पायरेंट्स के लिए मेरी तरफ से रहेगा, फिल द फॉर्म, जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उसे अरेंज करें, अपना फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, एग्जाम क्रैक करें, फिर इंटरव्यू की तरफ बढ़ें। मेरी क्योंकि तरफ इससे से अच्छी ऑल अपॉर्चुनिटी द बेस्ट टू ऑल द फिर कब एस्पिरेंट्स। आएगी ये कह नहीं सकते। अभी आप अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की जरूरत है, और फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाएंगे। और ये काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है, तो आपको मजा आएगा, काम करने में भी मजा आएगा। इसलिए आप अभी से ही स्टार्ट कर दें, वेट ना करें कि कुछ आएगा तब स्टार्ट करेंगे। टाइम काफी कम है और इस बार कुछ वैसा है नहीं, नॉर्मल सिनेरियो, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जून जुलाई में हो जाएगी। हम्म। हम लोग तो सारे लोग आपके साथ हैं। जो भी क्वेरीज होंगी आप बता देंगे शशि जी को, हम लोग टाइम निकाल के कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
ओके, थैंक यू शशि जी। थैंक यू। थैंक यू।